राज्यपाल के अभिभाषण पर नाराज विपक्ष का हंगामा, जमकर हुई धक्का मुक्की, हाथापाई तक आई नौबत, 5 कांग्रेस विधायक निलंबित। जयराम ठाकुर ने परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। सरकार कर रही है प्रतिशोध की भावना से काम, पार्टी के 4 नेताओं की विजिलेंस जांच पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल, शाह और राजनाथ ने वायुसेना के शौर्य को किया सलाम। 25 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, फरवरी में गैस कंपनी ने तीसरी बार बढ़ाए दाम। और शिमला जिला के ननखड़ी में अग्निकांड, 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर हुई राख। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने सदन में ही नारेबाजी शुरू कर दी। अभिभाषण के बाद सदन को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। नाराज विपक्ष स्पीकर गेट पर नारेबाजी करता रहा। जब राज्यपाल जाने के लिए निकले तो विपक्ष के विधायकों ने गाड़ी को रोक दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री उन्हें हटाने के लिए आगे आए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस भगदड़ में कई मंत्री और विपक्ष के विधायक भी गिर पड़े। कड़ी मुशक्कत के बाद सिक्योरिटी में राज्यपाल की गाड़ी को निकाला गया और इस दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही शुक्रवार को विपक्ष ने हंगामा कर दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण अभी शुरू ही हुआ था कि विपक्ष ने सदन में शोर मचाना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर नारेबाजी शुरू कर दी। चलो इनको हटाओ, हटा दो इनको। 11:10 पर राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ और 11:16 पर खत्म हो गया। बजट सत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। पुलिस और विपक्ष में धक्का मुक्की भी हुई। राज्यपाल की गाड़ी के आगे खड़े विपक्ष के विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और विधानसभा के मार्शलों ने धक्का देकर हटाने की कोशिश की। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। विपक्ष ने सीधा आरोप जड़ा कि राज्यपाल विधानसभा से भाग रहे हैं और अपना भाषण भी पूरा नहीं किया। महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी बढ़ गया, कोरोना में भ्रष्टाचार, बैकडोर एंट्रियां, किसी का जिक्र नहीं है। गवर्नर भागे, पहली दफा हुआ हिमाचल प्रदेश में। जो इन्होंने सारा साल किया उसको कम से कम महामहिम पढ़ के तो जाए। पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई राज्यपाल में। राज्यपाल 6-7 मिनट में भाग गए। असेंबली लगी है 1 साल के बाद, पिछला सेशन नहीं हुआ, ये सेशन शॉर्ट कर दिया। और फिर जो इसमें लिखा है सब झूठ है, लेकिन जिन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा भी नहीं। मुख्यमंत्री बताएं गवर्नर से डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ा गया हिमाचल विधानसभा में ये डॉक्यूमेंट? अहम महत्व की बातें तो कहीं हो ही नहीं रही है। पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया, डीजल का रेट कहाँ चला गया, गैस का रेट कहाँ चला गया, राशन आज महंगा हुआ है, और बेरोजगारी कहाँ चली गई, आउटसोर्स की फर्जी भर्तियां की जा रही हैं। जो भी अवेलेबल ऑप्शन होंगी विपक्ष के पास उन सब को जो इस्तेमाल किया जाए।
इस सारे घटनाक्रम पर विधानसभा परिसर से देखिए द रीप टाइम्स रिपोर्टर अंजना ठाकुर की ये रिपोर्ट। हम मौजूद है इस समय हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय के गेट के पास। आज यहाँ पर विधानसभा सेशन शुरू होना था, बजट सत्र का सेशन शुरू होना था। बजट की शुरुआत जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण से परंपरा के मुताबिक की जानी थी, लेकिन जैसे ही राज्यपाल पहुँचे हैं विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि राज्यपाल ने केवल बजट भाषण के शुरू के 2 पेज पढ़े और उसके बाद अंत तक उन्होंने बीच में कुछ भी नहीं पढ़ा और अंत के 2 पेज पढ़कर जो है अपना अभिभाषण खत्म कर दिया है। उसके बाद विपक्ष ने इस बात को लेकर वॉकआउट किया है। हालांकि पिछले कल ही सर्वदलीय विधायक बैठक हुई थी जिसमें ये चर्चा हुई थी कि सर्वसहमति से और सौहार्द के बीच जो है निर्बाध रूप से बजट सत्र चलेगा, लेकिन आज पहले ही दिन विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर ही वॉकआउट कर दिया है और परिसर में जोरदार नारेबाजी हुई है। इतना ही नहीं, जैसे ही वॉकआउट हुआ, वॉकआउट के बाद एकदम से धक्का मुक्की भी हुई है जिसमें शहरी विकास मंत्री को भी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। तो माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था। ये काफ़ी जद्दोजहद कुछ सीनियर लीडर्स के बीच में आने के बाद शांत हो पाया है। जो अभी तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक सोमवार 2 बजे तक जो है विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है। अब सोमवार को 2 बजे से ये सत्र शुरू होगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक इसमें जो है 17 बैठकें आयोजित की जानी है और 6 मार्च को है बजट जो है मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जाना है। लेकिन जिस तरह से आज से ये शुरुआत हुई है, जिस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया है, नारेबाजी की है, किसान आंदोलन के समर्थन में की है, बढ़ती महंगाई के खिलाफ की है और प्रदेश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। सत्ता के गलियारों से चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से जुल्म चलेगा। सत्ता के गलियारों से चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि जो बजट सत्र है इस बार का वो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। इसी वजह से राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण पढ़ने से गुरेज किया और शुरू के 2 पेज पढ़कर सीधे हुए अंत तक चले गए और खत्म कर दिया गया। गवर्नर भाग गए, बिना पढ़े भाग गए, 2 पेज पढ़ के भाग गए। ये पहले दफा हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ कि गवर्नर बिना पढ़े भाग गए। हम कह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो जिस पे चर्चा होनी है, लेकिन गवर्नर नहीं पढ़ सके। सरकार पहले सत्र से भागी, अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से भागी क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। इसी बीच स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद जो है ये सत्र जो है 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के वॉकआउट के बाद जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है उसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी के साथ भी धक्का मुक्की की गई है और आशा कुमारी जो कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। आशा कुमारी ने ये साफ कहा है कि एक महिला होने के बावजूद उनके साथ सही से व्यवहार नहीं किया गया है, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कैमरामैन अनीश के साथ मैं अंजना ठाकुर। हालांकि हिमाचल प्रदेश एक छोटा और शांत प्रिय प्रदेश के रूप में पहचान रखता है, लेकिन आज जो हुआ उससे संवैधानिक मर्यादाओं को भी तार-तार किया गया है। विपक्ष का हंगामा विधानसभा के भीतर से बाहर तक राज्यपाल के काफिले को रोकने, हाथापाई करने, धक्का मुक्की और अमर्यादित भाषा पर जाकर भी नहीं थमा। जहां मंत्रियों को जमीन पर गिराने के बाद माहौल गर्मा गया, वहीं राज्यपाल की गाड़ी पर भी दस्तावेजों और हाथ पटकने की शर्मसार घटना हुई। विपक्ष की ओर से नेता मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में यह घटना हुई, तो वहीं सरकार की ओर से महेंद्र सिंह ठाकुर, गोविंदर ठाकुर और सुरेश भारद्वाज मोर्चा संभाले नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार का कल्चर ना तो पहले था और ना ही आज है और ना ही आगे होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और इसीलिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रही है। कानूनी कार्रवाई पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी इनके खिलाफ बनता है वो कानून को करना ही चाहिए। आज विधानसभा का हमारा बजट सत्र शुरू हुआ और एक स्थापित परंपरा के अनुसार राज्यपाल महोदय जी आज अभिभाषण के लिए यहाँ पहुंचे और अभिभाषण शुरू करने के पश्चात बीच में विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से इंटरप्ट किया वो रूल्स और नियमों के अनुरूप। जहां तक इस माननीय सदन में या दूसरे प्रदेशों की विधानसभा में भी परंपरा रही है, राज्यपाल कभी अभिभाषण पूरा पढ़ते हैं, अगर हम नहीं पूरा पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बात थोड़ी कहने के पश्चात पढ़ा उसको समझा जाए, इस प्रकार से भी
जो उसको प्रस्तुत करते हैं। और इसी माननीय सदन में इस प्रकार से आज से पहले भी हो चुका है। लेकिन अनावश्यक रूप से जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने एक भूमिका निभाने की कोशिश की, और हम इस बात से सहमत है, नारे लगना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से रास्ता रोक दिया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और रास्ता रोकने के बाद जब हम आगे बढ़ने लगे, हमने सोचा कि उन्होंने यहां पर बैठे रहना, ये नारे लगाते रहेंगे। राज्यपाल मोदी जी ने कहा कि हम साइड से यहां से निकलते हैं। उन्होंने प्रयत्न किया उस दिशा में, और उस दिशा में आगे बढ़ करके जो है विपक्ष के नेता ने बीच में घुस करके जिस प्रकार से गवर्नर साहब के एडीसी के ऊपर हाथ डाला, जिस प्रकार से उनके साथ अव्यवहार किया, वो सचमुच बहुत निंदनीय। राज्यपाल महोदय जी को एक बार नहीं अनेक बार धक्के लगे, गिरने से बचाने की कोशिश करनी पड़ी। विधायक होने का अभिप्राय या विपक्ष होने का अभिप्राय ये नहीं है वो कानून से ऊपर उठे। हमने माननीय सदन के अंदर भी इस बात का जिक्र किया है। हमने कहा कि ये कल्चर जो है इस विधानसभा के अंदर, तो बात छोड़िए, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस देवभूमि में बर्दाश्त नहीं है, और उसका परिणाम अभी आप लोगों ने देखे होंगे। फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी में, और फ्रस्ट्रेशन की वजह, सबसे बड़ी वजह है कि देश में समाप्त हो गए, प्रदेश में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और हाउस में हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव पारित किया, हालांकि बहुत सारे लोग सारे इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे विधायक जो इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन फिर भी इन्होंने पांच विधायकों के निलंबन की इस सत्र के अंतिम दिन तक जो प्रस्ताव में सिफारिश की, उसको पूरे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस घटना को बेहद निंदनीय और घृणित बताया। स्पीकर ने कहा कि सदन की परंपराओं को बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। यहाँ मेरे चैम्बर के बाहर जिस तरीके से उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्र व्यवहार या शैली विपक्ष के नेता व उनके कुछ साथियों के द्वारा की गई, और अभिभाषण की कॉपी उनकी पीठ पर, उनके सिर पर मारी गई, वो अशोभनीय है। गाड़ी में ना बैठने के लिए भी उनको मजबूर किया गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राजनीति इस तरीके से नहीं चलती, और हिमाचल प्रदेश के लोग शायद इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करते। स्पीकर ने बताया कि 5 कांग्रेस विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया है, और सभी को आगामी सत्र की समाप्ति तक निलंबित किया गया है। इन 5 विधायकों में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन, सतपाल रायजादा, विनय कुमार और सुंदर सिंह शामिल है। यहाँ किसी भी व्यवस्था में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष प्रश्न खड़े करता है और सत्ता पक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री उसका उत्तर देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। मुझे इसकी व्यक्तिगत बहुत ही एक दुख हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी इस कृत्य के कारण शर्मसार अपने आप को महसूस कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष के नियमों में प्रावधान है कि वो अगर सत्र को उस समय के लिए स्थगित किया गया है तो उसको बुलाया जा सकता है। मैंने सत्र को बुलाया और प्रस्ताव यहाँ पर आया, और नेता प्रतिपक्ष और हर्षवर्धन चौहान, जहां शायद दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह, विनय कुमार को अनिश्चित, जब तक ये 20 तारीख तक सत्र चलेगा, यहां से सस्पेंड कर दिया गया है। इस परिसर के अंदर जो धक्का मुक्की हुई है, जो परंपराओं के विरुद्ध काम हुआ है, उसको भी हम गहराई से देख रहे हैं। अगर गवर्नर साहब की जान को खतरा मैं बोल सकता हूँ, उनके एडीसी के साथ उसके गले में हाथ डाल दिया गया, और जब उनको कहा कि गवर्नर साहब को जाने दो, तो नेता प्रतिपक्ष कहने लगे आप मेरे से हाथ नहीं लगा सकते। बजट सत्र के लिए 900 से ज्यादा सवाल आए हैं। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट, नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने समेत कई विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में बजट पेश करेंगे।
यह उनके कार्यकाल का चौथा बजट होगा। बजट सत्र 20 मार्च तक चलेगा। सत्र में 17 बैठकें होंगी। कोविड काल में शुरू होने वाला यह बजट सत्र विशेष रहने वाला है। कोरोना के चलते विधानसभा परिसर में आने जाने वालों की संख्या सीमित रहेगी। मंत्रियों विधायकों को अपने साथ केवल एक पीएसओ या सहायक लाने को कहा गया है। दर्शक दीर्घा के पास भी इस बार नहीं बनाए गए हैं। दीगर बात यह भी रही कि प्रदेश के इन अधिकतर कर्णधारों ने मास्क तक नहीं पहना हुआ था। इससे धक्का मुक्की के इस प्रकार का संदेश ठंडे प्रदेश में कहीं ना कहीं गर्माहट तो ले ही आया है। प्रदेश में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट आदि की फेसलेस सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से तकनीक ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए वर्ष 2014 में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना की थी। कोविड महामारी के दौरान तकनीक के उपयोग के कारण आवश्यक सेवाएं बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हुई हैं। व्यापार में सुगमता में हिमाचल प्रदेश 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसका पूरा श्रेय प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को जाता है। प्रदेश सरकार ने पहले ई विधानसभा, उसके बाद ई बजट और अब ई कैबिनेट की शुरुआत की है। ई परिवहन भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिसके तहत हमें क्या क्या कार्य को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनमंच कार्यक्रम आरंभ किया। प्रदेश सरकार ने दूरभाष के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 शुरू की। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के बाहरी राज्यों में फंसे लगभग 2.5 लाख लोगों की सुरक्षित प्रदेश वापसी सुनिश्चित बनाने के लिए भी तकनीक का उपयोग कर हेल्पलाइन विकसित की, जिससे वे प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों से आसानी से संपर्क कर पाए। ई परिवहन की बात कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान हम सरल कैसे कर सकते हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ में फिर अब उसके बाद आगे बढ़ के ईज ऑफ लिविंग कैसे कर सकते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारी ई परिवहन व्यवस्था में क्योंकि एक ढर्रा जो चला हुआ था उसमें परिवर्तन बहुत, मुझे लगता है बहुत परिवर्तन आ जाएगा इसके कारण। लेकिन इसमें मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, मैं बाकी इसको लोगों तक पहुंचाया कैसे जा सकता है ये सोचिए। लोगों को उसके साथ जोड़ा कैसे जा सकता है, इसको सरल, जहां यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन दी गई उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारे उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई है। को आने वाले समय में किस प्रकार से आगे चलना है, काम करना है, उन बातों को लेकर के हम सब लोगों को मिल करके इस व्यवस्था को सरल और सहज तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो काम करना उसके लिए आप काम करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने में ई परिवहन सुविधा महत्वपूर्ण साबित हुई है। लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जागरूक करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस प्रणाली की सफलता द्वारा लोगों को इस सुविधा को सुगमता से अपनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से लोगों को विभिन्न नागरिक केंद्रीय सुविधाएं प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने भी टेक्नोलॉजी को पिछले कुछ अरसे से, हमने 3 सालों से हिमाचल प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी, हमने फोकस करके काम किया। पुराने ढर्रे से हट करके हमको चलना होगा, काम करना होगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल प्रदेश 16वें स्थान पर था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी अधिकारियों ने अच्छा काम किया, बेहतर काम किया। हमने प्रोत्साहित किया वो सारी चीज को। आज पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छलांग मारी है तो हिमाचल प्रदेश में ने मारी है। 16वें स्थान से 7वें स्थान पर हम पहुंचे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश व प्रदेश में वाहनों की तीव्रता से बढ़ रही संख्या ने यातायात पंजीकरण और यातायात प्रबंधन प्रणाली पर एक बार पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया है।
उन्होंने कहा कि NIEC द्वारा अधिकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस कार्यान्वित किया जाएगा। यह वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी समाधान है जिससे विभिन्न एजेंसियों जैसे पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग को सड़कों व वाहनों की स्थिति के आधार पर दुर्घटनाओं का ब्यौरा एकत्र करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई परिवहन सेवा से लोगों को विभिन्न ऑनलाइन प्रमाण पत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण और फिर ड्राइविंग लाइसेंस आदि जारी करने की सुविधा होगी। इससे लोगों को एक बटन पर कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने ई परिवहन व्यवस्था प्रचार साहित्य को भी जारी किया। सरकार दबाव बनाने की कोशिश में है जिससे उसे नगर निगम चुनाव में कोई लाभ मिल सके। शिमला में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस के 4 नेताओं पर विजिलेंस जांच की आलोचना करते हुए ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ना तो कांग्रेस और ना ही उसके नेता ऐसी जांच से डरने वाले हैं। कांग्रेस किसी भी जांच को तैयार है। ये सब एक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जिसका कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। मैं तो ये भी कहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर वो कोई बात कहते हैं उसका व्यापक असर होता है। अभी उन्होंने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया और उस समय उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता जो भाजपा मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी है, उनकी आत्मकथा में वर्णित भाजपा में बढ़ते राजनीतिक प्रदूषण व 300 करोड़ के घोटाले को उजागर करने पर उन्हें मंत्री पद से हटाने की टीस पर कहा कि शांता कुमार ने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है, इसलिए भाजपा को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक प्रदूषण का शिकार हो रही है। ये बहुत मायने रखता है। और उनका ये कहना कि जो 300 करोड़ का घोटाला जब वो केंद्रीय मंत्री थे उनके संज्ञान में आया था, उन्होंने इंक्वायरी की बात कही, जब शुरू की उनसे जो है मंत्रालय छीन लिया गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक पार्टी का वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अगर ये बात कहता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इनकी सरकार के अंदर की जो कार्यप्रणाली है वो जग जाहिर हुई। और कारपेट के नीचे जो भारतीय जनता पार्टी का गंध है वो बाहर आना चाहिए, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनकी कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। गुजरात में सरदार पटेल के नाम से बने स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी रखने पर राठौर ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने जीवन काल में ही किसी जगह का अपने नाम पर नामकरण किया हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि पूर्व में भी इतने प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जीवन काल में कभी भी किसी संस्था का नामकरण अपने नाम से नहीं किया। और अभी जो गुजरात में सरदार पटेल के नाम पे स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी जी ने जो है उसका अपने नाम पे जो है नामकरण किया। मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह की बात हुई है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जिस ढंग से नरेंद्र मोदी इस देश में शासन कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में जो हमारी मुद्रा है उसमें महात्मा गांधी जी की जगह नरेंद्र मोदी अपना नाम छापे, ऐसा भी होने वाला है। तो ये गलत बात है, इस तरह की छोटी बातों में नहीं आना चाहिए। अभी देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हमको सामना कर, हमारी अर्थ की जो है बिल्कुल तहस नहस होकर रहेगी। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, आम आदमी करहा रहा है। ये इनकी जो नीयत है वो साफ तौर से दर्शाता है कि ये देश के प्रति इनकी कितनी गंभीरता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायुसेना की वीरता को सलाम करते हुए कहा, 2019 में आज ही के दिन भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का जवाब देकर नए भारत की आतंकवाद के विरुद्ध अपनी नीति को पुनः स्पष्ट किया था। मैं
पुलवामा के वीर शहीदों का स्मरण करता हूं और वायुसेना के वीरता को सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और हमारे जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि है। 26 फरवरी 2019 को तड़के 3:30 बजे गर्जना के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के अंदर घुसे भारतीय लड़ाकू विमानों के हमले से यह इलाका थर्रा उठा था। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट में घुसकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। गौरतलब है कि इसके ठीक 12 दिन पहले 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के असाधारण साहस को सलाम करते हुए कहा, बालाकोट एयर स्ट्राइक की सालगिरह पर मैं भारतीय वायुसेना के असाधारण साहस और परिश्रम को सलाम करता हूं। बालाकोट हमलों की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो भारत को सुरक्षित और सुदृढ़ रखते हैं। पुलवामा में शहीद हुए भारत के 40 जवानों की शहादत का बदला 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने लिया था। भारतीय वायुसेना के सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि 26 फरवरी के तड़के भारतीय लड़ाकू विमान मिराज 2000 के एक समूह ने LOC पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंप पर बमबारी की और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आतंकी कैंप पर 1000 किलो के बम गिराए गए। इस अभियान में 12 मिराज विमानों ने हिस्सा लिया। रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 891 रुपये चुकाने पड़ेंगे। फरवरी में गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम तीसरी बार बढ़ा दिए हैं। इस माह कुल 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू सिलेंडर महंगे होने के बावजूद सब्सिडी की राशि 31 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ी है। उधर व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 5 रुपये घटे हैं। अब 1660 रुपये में व्यावसायिक सिलेंडर मिलेगा। 1 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर का दाम 791 रुपये तय हुआ था। गैस कंपनियों ने 4 फरवरी को दाम 25 रुपये बढ़ाए। 15 फरवरी को घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। प्रदेश में 11 दिनों के भीतर रसोई गैस सिलेंडर 75 रुपये महंगा हुआ था। अब वीरवार को घरेलू सिलेंडर का दाम 25 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को इस माह सिलेंडर लेने के लिए होम डिलीवरी सहित कुल 991 रुपये चुकाने पड़ेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर मात्र 31 रुपये लौटाए जाएंगे। बीते कई माह से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बावजूद सब्सिडी की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। घरेलू सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़ने के बावजूद अभी भी सब्सिडी 31 रुपये ही है। पहले बढ़ा था 25 रुपये, अब बढ़ा है 50 रुपये। ये पड़ रहा है, घर पहुँच के पड़ रहा है 66 पड़ रहा है, 866। गैस कंपनियों के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर से ही सब्सिडी तय होती है। उधर व्यावसायिक गैस सिलेंडर इस माह 14 रुपये सस्ता हुआ है। 15 फरवरी को दामों में 9 रुपये की कमी आई थी। अब 5 रुपये दाम कम हुए हैं। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल की तहसील ननखड़ी के अड्डू गांव में भीषण अग्निकांड में 5 मकान जलकर राख हो गए हैं। इस घटना में 12 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रारंभिक तौर पर अग्निकांड में 1 करोड़ 50 लाख का नुकसान आंका जा रहा है। देर शाम तक प्रशासन, पुलिस, ग्रामीण और होमगार्ड के जवान आग पर काबू पाने में जुटे रहे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अड्डू गांव में एक मकान में अचानक आग लग गई। आसपास लकड़ी के मकान होने के कारण देखते ही देखते अन्य मकानों तक तेजी से आग फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास किए और मामले की सूचना पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग को दी। इसके बाद दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना के मुताबिक अग्निकांड में सुरेश कुमार पुत्र रूप सिंह पुत्र सागरदास, रुमाल सिंह पुत्र गोकलराम और टेकचंद पुत्र साधराम का परिवार प्रभावित हुआ है। हादसे की पुष्टि तहसीलदार ननखड़ी वीना ठाकुर ने की है। उन्होंने बताया कि आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पाया है, वहीं प्रभावितों को राहत राशि दी जा रही है। इस अग्निकांड में अनुमानित नुकसान 1.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अग्निकांड में 41 कमरों में आग लगी। मंदिर भी इस आग से प्रभावित हुआ है। प्रभावित परिवारों को फौरी तौर पर 48,000 रुपए की राहत और तिरपाल दिए गए हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।